राजू, घर में पानी खत्म हो गया है। मैं जाकर कहीं से पानी लेकर आता हूँ। पर नीलम कहाँ से लाओगी पानी? गांव में तो कोई भी अपने कुएं से निकालने नहीं देता है। फिर पानी कहाँ से लेकर आओगी? उस दिन देखा ना तुमने, उस वासुदा काकी ने हमें किस तरह से हाथ पकड़कर कुएं से दूर कर दिया। हाँ, याद है राजू, पर मैं भी क्या करूँ? अगर हमें भी अपने भूख और प्यास मिटाने के लिए उन लोगों की कड़वी बातें सुनने भी पड़े तो सुननी ही होगी। लेकिन नीलम, हमारी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमारे पिताजी भी नहीं है। हमने ऐसा क्या किया है कि जो सब हमें छोड़कर चले जाते हैं? गांव वालों कहते हैं हमारी माँ चरित्रहीन है। इसका मतलब क्या है नीलम? राजू की इन बातों का नीलम के पास कोई जवाब नहीं था। राजू की बातें सुनकर नीलम की आंखें बढ़ाए, पर उसने कहा, नहीं राजू, ऐसा मत कहो। कोई भी तुम्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन तुम्हारी ये नीलम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। नीलम राजू को अपने गले लगा लेती है। चलो, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम घर के अंदर ही रहना, ठीक है? राजू को समझाकर नीलम गांव में पानी लेने चली जाती है। ओ, सबसे पहले कालिंदी के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। ओ, कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। कालिंदी के आंगन में जो कुआं था, उस कुएं से कालिंदी की नौकर पानी भर रही थी। नौकरानी की नजर नीलम पर पड़ी और वो कालिंदी कहकर कालिंदी को पुकारती है। कालिंदी बाहर आती है और अरे क्या हुआ सारू, क्यों पुकार रही हो मुझे? मालकिन, देखिए तो दरवाजे पर कौन खड़ा है? कालिंदी नीलम को दो घड़े लेकर खड़ा देखती है। और तुम फिर आ गए? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि यहाँ मत आया करो पानी लेने के लिए, फिर भी मुंह उठाकर चली आती हो। तुम में थोड़ी भी लाज शर्म है या नहीं? मालकिन, घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी के बिना हम दोनों भाई बहन मर जाएंगे। हम पर थोड़ी तो दया कीजिए। अरे ये सब तुम्हारी उस चरित्रहीन माँ को सोचना चाहिए था। तुम दोनों को ऐसे छोड़कर जाने से पहले तुम्हें नहीं पता है कि हमारे गांव का एक नियम है कि जिसके भी घर में ऐसा कोई चरित्रहीन व्यक्ति हो तो पूरा गांव उसे साथ कोई संबंध नहीं रखता। हाँ, पता है मालकिन, लेकिन अब हमारी माँ हमें छोड़कर हमें चली गई, इसमें हमारा क्या दोष है? और इस बात को कितने साल बीत चुके हैं। इतने सालों में हम दोनों भाई बहन में कभी भी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। आप सबसे हम दूर ही रहे हैं, पर अभी हमें पानी की बहुत जरूरत है। हमें पानी से वंचित मत रखिए। हा, बहुत बड़ी बातें करती है ये लड़की। तो तुम कुछ भी कर, कुएं से पानी नहीं मिलेगा। तुम्हें पानी देकर मैं गांव वालों की नजरों में गलत नहीं बनना चाहती। नीलम कालिंदी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन कालिंदी उसे पानी नहीं देती और बाहर निकल देती है। नीलम बेचारी मायूस होकर कालिंदी के घर से चली जाती है। नीलम फिर वासुदा के घर जाती है। वो वासुदा के पास जाकर कहती है, वासुदा काकी, थोड़ा पानी दे दीजिए। सिर्फ 2 घड़े भर कर पानी लेने आई हूँ। अरे अरे अरे, दूर रहो, कुएं के पास मत आओ। कुएं को छूकर, तुम मेरे कुएं को छूकर आप पवित्र मत करो। ये आप
क्या कर रही है वसुधा काकी? मेरे छूने से कि आप अपवित्र कैसे हो सकता है? जिस लड़की की माँ चरित्रहीन हो उसका तो उस परस्पर भी अपवित्र हो जाता है। लगता है गांव के कैदी कानून भूल गई हो। कैदी कानून इंसानों के लिए होता है वसुधा काकी। मैं तो यहाँ सिर्फ पानी लेने के लिए आई हूँ। मुझे सिर्फ 2 घड़े पानी दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे कुएं से तो क्या गांव में कोई भी तुम्हें अपने कुएं से पानी भरने नहीं देगा। तो भी मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ पानी के लिए? गांव के बाहर दूर एक नदी है, वहाँ जाकर पानी ले आओ। उस नदी के पानी के लिए कोई नियम कभी नहीं है। जाओ जाओ जाओ, यहाँ ज्यादा देर तक खड़े मत रहो। किसी ने देख लिया तो मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वसुधा बे नीलम को बड़ा बुरा कर मरा देती है। नीलम को बहुत बुरा लगता है और वो काली घड़ी लेकर घर लौटती है। नीलम के हाथ में काली घड़ी देखकर राजू कहता है, क्या हुआ नीलम? आज फिर किसी ने पानी नहीं दिया? नहीं राजू, किसी ने पानी नहीं दिया। अब हमें नदी पर जाकर पानी लाना पड़ेगा। मैं जाती हूँ नदी पर। तुम अकेली मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। दोनों भाई बहन मिलकर नदी पार जाने लगते हैं। दोनों चलकर बहुत थक जाते हैं, लेकिन इनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों नदी के पास आते हैं। नीलम नीचे झुककर घड़ा पानी में डालती है। तभी उसे विचित्र आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई सिसक रहा हो। किसी और के हल्के रोने की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर नीलम, तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। हाँ राजू, मैं भी वही सोच रही हूँ। यहाँ आसपास कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही होगी? राजू और नीलम फिर पानी भरने लगते हैं, लेकिन अब वो आवाज बढ़ती जाती है और अब उन दोनों को बहुत डर लगने लगता है। लेकिन राजू का हाथ पकड़ लेती है। तभी राजू की नजर दूर झाड़ियों पर पड़ती है। झाड़ियों की दिशा में देखकर राजू जोर से चीख पड़ता है, नीलम, क्या हुआ राजू? तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? नीलम, वो देखो, वहाँ क्या है? देखो। नीलम झाड़ियों की तरफ देखती है और डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। झाड़ियों जलते हुए लाल कोयले जैसी दूर आके राजू और नीलम वहीं घूम रही थी। आंखों को देखकर दोनों बहुत डर जाती है और जैसी तैसी एक घड़ा पानी भरकर वहाँ से चली जाती है। दोनों घर आने के बाद नीलम, मैं तो बहुत थक गया हूँ। तब तो मैं भी गई हूँ राजू। नदी के पास एक ब्राउनी आग किसकी होगी? कैसी घूम रही थी वो आग? हमें शायद किसी कारण से नदी पर कोई भी नहीं जाता है। हाँ, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम नहीं जाएंगे तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? पानी लेने के लिए हमें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। परंतु डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो आके नदी से बहुत दूर थी ना, हम झट से पानी भरकर वापस आ जाएंगे। अगले कुछ दिन ऐसे ही दोनों भाई बहन डरती हुई नदी पर पानी लेने जाते रहते हैं। वो लाल चमकने वाली आंखें उन्हें घूमती तो थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। राजू को बहुत डर लगता था, लेकिन नीलम उसे हिम्मत देती थी। डरो मत राजू, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन नीलम बहुत बीमार पड़ गई। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी और अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी। राजू उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है। नीलम नीलम उठो ना, आ देखो ना क्या होगा तुम्हें। वो नीलम उठो ना। नीलम तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या हुआ है तुम्हें? अब मैं क्या करूँ? कुछ देर तक राजू ऐसे ही नीलम को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नीलम नहीं उठती। फिर राजू कुछ सोचकर गांव वालों से मदद मांगने के लिए आता है। वो वसुधा के पास आता है। वो मदद कीजिए, नीलम को कुछ हो गया। चलिए ना मेरे साथ, देखिए ना उसे क्या हुआ है। राजू वसुधा के पास आकर उसकी गिनती करता है, लेकिन उसका पत्ता दिल नहीं पिछलता। राजू को रोते हुए देखकर और कुछ गांव वाले भी वहाँ जमा हो जाते हैं। कालिंदी वसुधा से पूछती है कि क्या हुआ। तब कह रहा है कि इसकी बहन सुबह से उठ नहीं रही है, इसलिए मदद मांग रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम क्या करें? पता नहीं अब जिंदा है या नहीं। इतना बदनसीब है ये लड़का। बाप तो पहले से नहीं था, माँ भी भागकर और अभी बहन थी, वो भी इसे छोड़कर चली गई। सब मिलकर उस पर दया दिखाने लगते हैं। तब नहीं, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बहन ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। होते हुए राजू फिर नीलम के पास आने लगा। तभी रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। महात्मा राजू के पास आकर, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? महात्मा जी, मेरी बहन नीलम सुबह से उठ नहीं रही है। उनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव वाले भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ होगा मेरी बहन को? महात्मा अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और विद्या से पता लगाते हैं कि नीलम को क्या हुआ है। फिर बेटा, तुम्हारी बहन जीवित है, बस बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, इसलिए उठ नहीं रही है। लगता है तुम दोनों बहुत दिन से भूखे हो। हमें कुछ दिनों से खाना नहीं मिला है। जो थोड़ा कुछ मिलता है वो नीलम मुझे खिला देती है, खुद भूखी रह जाती है। इस कारण वो बीमार पड़ गई है। महात्मा जी, मेरी नीलम को ठीक कीजिए ना। उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी नीलम को कुछ होगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। राजू की इस बात से महात्मा जी का कोमल दिल और भी कोमल हो जाता है और राजू के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगते हैं और राजू को कहते हैं, बस एक उपाय है बेटा। नदी के पानी में रोज रात को पीले रंग का फूल खिलता है। उस फूल के अंदर एक जड़ी बूटी है। इसे तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। आज तुम्हें रात के समय में जाकर वो फूल तोड़कर लाना होगा। क्या नदी के पानी में और भी रात को? राजू को नदी के पास दिखी हुई लाल आंखें याद आने लगती है। उन आंखों के बारे में सोच ही उसका दिल डर से पिघलने लगता है। उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने दिल को संभालता है और कहता है, ठीक है महात्मा जी, मैं अपनी नीलम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आज रात को जाकर